हेलो दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 12th में हैं और आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीवीआई जो कि सब्जेक्टिव 5 मार्क्स की क्वेश्चंस की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 12th के जो वीवीआई 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में काफ़ी बार टैली करते हैं, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से लिख देते हैं, और आसानी से लिखने के बाद यदि 5 नंबर के क्वेश्चंस को नहीं लिखते हैं तो नंबर हम लोग का बन नहीं पाता है। तो इस वीडियो में हम आप लोग के लिए 5 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 3 हैं, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं 1, 2, 3 जो क्वेश्चंस है, इसी क्वेश्चंस को हम आप लोग को बताने वाले हैं। और आप लोग को बता देते कि ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और नोट्स में उतार लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को परीक्षा तक याद रहे। तो चलिए हम लोग ना पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कह रहे कि परासरण दाब क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में पूछा है परासरण दाब क्या है, और दूसरा क्वेश्चन में पूछा है परासरण दाब द्वारा विलेय पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्म का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, यानी जो परासरण दाब होगा उसके द्वारा जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा विलेय पदार्थ का, उसी का हम लोग का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परासरण दाब का सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। टॉपिक डाल देंगे और लिखेंगे। ये क्या है, विलियन। विलियन कर लीजिएगा, व से कर लीजिएगा ना, बस लिखा के है। तो विलयन की ओर लगा वैसा दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, तो वैसे दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। चलिए इसको हम समझा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिए, इस डायग्राम को देख लीजिए। देखिए ये शुद्ध विलायक है और ये क्या है, विलयन है, और इसके बीच में जो ये चीज़ें लगा है इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, जिससे विलायक के कण क्या होते हैं, निकल पाते हैं ना। तो हम आप लोग इसको समझा रहे हैं कि ये क्या कर रहा था कि देखिए विलयन की ओर लगा वैसा दाब। तो देखिए ये विलयन की ओर लगा क्या है, एक दाब है जिसको हम लोग परासरण दाब नाम दिए हैं। तो ये क्या कर रहा है कि विलयन की ओर लगा वैसा दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, वैसे दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। सबसे पहले हम लोग परासरण समझते हैं क्या होता है। देखिए परासरण जो होता है, ये जो शुद्ध विलायक है, ठीक है, इसके कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कहाँ जाते हैं, विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, ये तब तक जाते रहते हैं जब तक से ये परासरण होता रहता है। ठीक है, आप समझिए कि जैसे ही हम लोग इधर दाब लगाते हैं, ठीक है, यानी विलयन की ओर दाब लगाते हैं, तो इधर की कण इधर गमन करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, यानी ये परासरण की प्रक्रिया क्या होती है, रुक जाती है। कब रुकती है, जब विलयन की ओर हम लोग क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। इसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब। तो जैसे ही इस विलयन की ओर दाब हम लोग लगाते हैं तो परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, यानी विलायक के कण क्या होते हैं, विलयन की ओर नहीं अवगमन कर पाते हैं। इसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब। जैसा कि इस परिभाषा में लिखा गया, एक बार और देख लीजिए। विलयन की ओर लगा वैसा दाब, ठीक है, जो परासरण की प्रक्रिया को क्या करता है, रोक देता है, वैसे दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं, और परासरण दाब बराबर होता है CRT, या पाई बराबर होता है N/V/RT, जिसमें पाई को हम लोग परासरण दाब कहते हैं, C को सांद्रता कहते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं, R को गैस स्थिरांक कहते हैं या फिर नियतांक कहते हैं, और T को तापमान कहते हैं। यदि ये लिखिएगा तो इसमें देखिए पाई को परासरण दाब कहेंगे, V को आयतन कहेंगे, N को मोल कहेंगे, और R को गैस स्थिरांक कहेंगे, और T को क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे। ठीक है, एक इस तरह से आप लोग ना इसको लिख करके समझ सकते हैं ना। चलिए, तो हम लोग का जो ये पहला क्वेश्चन था हम लोग क्लियर कर लिए ना। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का कर रहे थे कि परासरण दाब क्या है। अब चलते हैं बी में, कह रहे हैं कि परासरण दाब द्वारा विलेय पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्म का व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए अब इसके ना हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बी पर चलते हैं। ये हम लोग का बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे परासरण दाब द्वारा, ठीक है ना, विलेय पदार्थ के अणुसंख्य गुणधर्म का व्यंजक, ये हटा दीजिएगा, बस केवल ये लिखिएगा ना। चलिए इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसका व्यंजक कैसे निकलते हैं। देखिए लिखेंगे परासरण दाब जो होता है, ठीक है ना, वांट हाफ के नियम के अनुसार विलयन की मोलर सांद्रता और ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो ये परासरण दाब होता है, वांट हाफ जो साइंटिस्ट है इनके नियम के अनुसार जो परासरण दाब होता है, विलयन के मोलर सांद्रता और ताप दोनों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं।
यानी ऐसा समझिए पराशरण दाब जो पाई होता है सी यानी सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा और पाई जो होगा वो तापमान के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को हम बता रहे हैं ना, इनके नियम के अनुसार यही करा। तो देखिए सबसे पहले 1/2 के नियम के अनुसार क्या होगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होगा, जहाँ सी क्या है, मोलर सांद्रता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि मोलर सांद्रता सी बराबर ना होता है N/V, यानी गैस के मोल बटा में आयतन होता है। ठीक है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे इसको आप लोग याद रखिए अभी ना। तो ये हो गया, और दूसरा क्या कह रहा था, अच्छा इसको एक बार और कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, तो यहाँ पर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/, क्या होगा, V हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो या करके आप लोग ये भी लिख लीजिएगा ना। अब जिसे ही नीचे आते हैं तो सेकंड नियम क्या कहता है, जो पराशरण दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ताप का। तो देखिए पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ताप का हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण एक और दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या कह रहा था, यहाँ पर एक जो था किसके समानुपाती था, पाई सी के समानुपाती था, और यहाँ पर जो पाई है वो किसके समानुपाती है, टी के। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे, आप लोग भी ले लीजिएगा। मान लीजिए ये हम लोग का समीकरण क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, आप लोग नोट्स पर उतारिएगा तो ऐसा ही लिखिएगा ना। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोनों संबंध को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर ये क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना। या फिर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, क्योंकि पाई था सी के समानुपाती और पाई था किसके, टी के। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पाई समानुपाती सी की जगह पे क्या लिखेगा, N/V। ठीक है, और टी, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई नियतांक आता है, इसी की जगह पे क्या आता है, आर आता है, जैसा कि आप लोग को हम नीचे बता रहे हैं। देखिए समानुपाती चिन्ह हटाने पर हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, ठीक है, टी था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो इसी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पाई बराबर, ठीक है, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V टी था। अब ऐसे लिखिएगा पाई बराबर, ठीक है, आर, ये नियतांक आ गया, समानुपाती हटा तो N/V टी। और जब इसको पूरा अच्छी तरह से लिखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले N/V को पहले लिखेंगे, आर को बाद में, तब टी को। तो ये ऐसा देखने को मिलेगा, N/V आर टी। तो इस प्रकार से हम लोग का ना पराशरण दाब का जो व्यंजक होना चाहिए, ये पराशरण दाब का व्यंजक है। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, देखिए जो पाई भी है ये इधर जगह तो क्या होगा, पाई भी बराबर N/R टी हो जाएगा ना। फिर इसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग जानते हैं कि देखिए जो ये गैस का मोल होता है N बराबर, ये A बटा में W करिए, या फिर आप लोग ऐसे लिख लीजिए ना, जो गैस का मोल होता है N बराबर मान लिया गया W/M। ठीक है, ये देखिए ये विलेय पदार्थ का क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, उसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जो विलेय पदार्थ होता है उसका ये क्या है, द्रव्यमान है, नीचे लिख देंगे क्या है, और ये उसका क्या है, आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, N के जगह पर रख देंगे क्या, W/M, क्योंकि ये मोल होता है ना, ये दिया गया पदार्थ का द्रव्यमान बटा में उसका आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही रखिएगा N के जगह पे W/M, तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, पाई भी बराबर W/M RT। ठीक है, जो कि ये किसके स्थान पर है, मूल के स्थान पर है। अब ये N यहाँ चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो ऐसे हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए M चला गया हम लोग का यहाँ पर, और बाकी दोनों नीचे आ गए, तो M बराबर क्या हो जाएगा, WRT या बटा में पाई इंटू भी, क्योंकि ये भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और पाई भी नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग का व्यंजक था वो क्या हो गया, M बराबर WRT बटा में क्या हो गया, पाई भी। यही व्यंजक हम लोग को क्या करना था, प्राप्त करना था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर W की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं ना, और M की जगह पर भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लिख देंगे, जहाँ पाई क्या है, पराशरण दाब है, भी क्या है, विलयन का आयतन है, और W क्या है, विलय का द्रव्यमान है, और M क्या है, अणुसंख्या। ठीक है, यानी मोलर द्रव्यमान है या फिर आणविक द्रव्यमान है, T क्या है, ताप है, और R क्या है, गैस नियतांक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लिए हैं, और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स पर बहुत ही अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राउल्ट का नियम क्या है।
और दूसरा में पूछ रहे हैं कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले ना इसके हम लोग क्वेश्चंस को देख लिए, अब इसके हम लोग सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन सी है, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए राउल्ट का नियम क्या है और आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए वाले क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। राउल्ट का नियम क्या है, तो देखिए सबसे पहले आंसर में हम लोग लिख देंगे राउल्ट का नियम। अब इसको पढ़ेंगे, देखिए किसी आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, ठीक है। जो आदर्श विलयन है उसमें जो भी वाष्पशील पदार्थ होगा उसका क्या होगा, आंशिक दाब। मान लीजिए आंशिक दाब पी ए है, ठीक है। उस अवयव के मूल अंश तथा शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जैसे आप लोग ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक डायग्राम हो गया, ठीक है। इसमें जो भी अवयव है ए है और मान लीजिए क्या है, बी है, ठीक है। ए और बी दोनों है, तो ए का वाष्प दाब क्या होगा, पी ए होगा, ठीक है। और बी का क्या होगा, पी बी होगा। शुद्ध वाष्प दाब पूछा जाए तो ये क्या होगा, पी नॉट बी, शुद्ध वाष्प दाब इसको सूचित करते हैं, ठीक है। सॉरी, पी नॉट ए हो जाएगा और इसका क्या होगा, पी नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। अगर मूल अंश की बात की जाए तो मान लीजिए इसका क्या ले लेंगे, एक्स ए ले लेंगे और इसका क्या ले लेंगे, एक्स बी ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग ले लिए ना। अब क्या कहता है कि देखिए ये मान लीजिए जो आदर्श विलयन है, इस आदर्श विलयन का जो ये वाष्प दाब होता है पी ए, वो क्या होता है, मूल अंश और ये शुद्ध वाष्प दाब के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग इसको अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए किसी आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब क्या है, पी ए है मान लीजिए, ठीक है, अवयव ए का। उस अवयव के मूल अंश तथा शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है वैसा ही देखिए पी ए क्या हो गया, वह आंशिक वाष्प दाब हो गया, पी नॉट ए क्या हो गया, शुद्ध वाष्प दाब हो गया, और इनटू यानी गुणनफल किसका हो गया, मूल अंश यानी एक्स ए के बराबर। उसी तरह से अगर अवयव बी की बात की जाए तो पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यही नियम क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम। यानी वाष्पशील जो अवयव का आंशिक दाब होता है वो मूल अंश और शुद्ध वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ना राउल्ट के नियम को भी अच्छे से क्या किए, समझ लिए, और आप लोग इसको अच्छे से लिख भी लेंगे ना। जहाँ करके सब देख लेते हैं कौन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर पी ए और पी बी क्या है, विलयन में अवयव ए और बी का आंशिक दाब है, अवयव लिख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। एक्स ए और एक्स बी क्या है वही लिख लीजिएगा। अवयव ए और बी का क्या है, मूल अंश है, ठीक है, अवयव लगा दीजिएगा। और पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, शुद्ध ए और बी का क्या है, वाष्प दाब, यानी शुद्ध अवयव ए और बी का क्या लिख दीजिएगा, वाष्प दाब है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को ना ये जो जहाँ करके लिखना होता है वो लिखना होता है ना। तो इस प्रकार से जो हम लोग का एक क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब बी वाला क्वेश्चन पे चलेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखिएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, यानी निम्न अंतर है, ठीक है। अब एक और हम लोग क्या करेंगे, आदर्श विलयन का हेडिंग डालेंगे और एक और अनादर्श, और यहाँ पर हम लोग दोनों को क्या करेंगे, बीच में डिवाइड कर देंगे। अब चलिए आदर्श विलयन में देखते हैं क्या है। यह राउल्ट के नियम को पूर्णतः क्या करता है, पालन करते हैं, यानी राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और यह देखिए यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। आदर्श विलयन जो होता है ये राउल्ट के नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं, राउल्ट का नियम क्या होता है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स है। तो समझिए कि राउल्ट का नियम का पालन करते हैं ना, यहाँ पर एक्स ए भी कर सकते हैं, ठीक है। और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए। तो ये राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है क्योंकि ये इक्वल है। और यहाँ पर देखिए पी ए नॉट इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स, यानी ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं कर रहे थे। इसमें ऐसा समीकरण लिखना है और इसमें ऐसा लिखना है, ठीक है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर लिखिएगा, इस विलयन में ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, ठीक है। यानी जो डेल्टा एच मिक्सिंग किया जाता है, यानी दो विलयनों को अगर मिला भी देते हैं तो उसका जो ऊष्मा परिवर्तन होना चाहिए वो ना ही घटना चाहिए और ना ही बढ़ना चाहिए, इसलिए उसको हम शून्य मानते हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो। और जबकि इसमें क्या है, इस विलयन में ऊष्मा परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी इसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इसलिए क्या लिखा गया, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, आदर्श विलयन में
इस विलयन में आयतन परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, यानी इसके आयतन में भी कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। और इस विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी इसके आयतन में कोई कमी हो जाती है, ठीक है। या तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। तो ये भी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, मिक्स इक्वल टू 0। तो और चौथा एक देख लेते हैं, एक और, ये मन करेगा तो आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जैसे आदर्श विलयन का उदाहरण एक लिख लीजिएगा, बेंजीन और टॉयलिन का विलयन। टाइलुइन ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, टाइलुइन, ठीक है, या फिर इन लगा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन और टाइलुइन का विलयन हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या होगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन था। इस प्रकार से हम लोग का ये जो दूसरा क्वेश्चन था ये भी हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में ए और बी क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए। ये ए में था राउल्ट का नियम क्या है, और बी में था आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे, देखिए ए में फिर वही पूछा है जो कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था परासरण दाब क्या है, और बी में पूछा है कि परासरण और विसरण प्रक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। तो परासरण दाब तो हम लोग पहले से समझ चुके हैं, केवल ये समझ लेते हैं ना, परासरण और विसरण प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर भी आते हैं। 3 क्या है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले परासरण दाब को समझना था, तो ये पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। इसको समझना अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं सीधे इसके बी वाले आंसर पर। तो देखिए बी वाला जो आंसर है ये 2 मार्क्स में भी पूछता है, आप लोग अलग से इसको याद रखिएगा 2 मार्क्स में भी ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि परासरण और विसरण प्रक्रिया में निम्न अंतर है। यहाँ पर आप लोग आंसर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, निम्न अंतर है। और एक और परासरण आप लोग डालिएगा और एक और क्या कीजिएगा, विसरण डालिएगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं ना परासरण क्या होता है। देखिए परासरण प्रक्रिया केवल द्रव माध्यम में होता है, ठीक है। इसके लिए ना कोई दूसरा माध्यम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग पढ़े थे कि परासरण दाब, तो वो उसमें परासरण आता था, ठीक है। तो ये केवल द्रवों के लिए होता है ना। जबकि ये देखिए विसरण प्रक्रिया ठोस, द्रव और तथा गैस, तथा यहाँ पर लगा दीजिएगा ना, तथा गैस तीनों माध्यमों में होती है, ठीक है। देखिए विसरण प्रक्रिया तीनों माध्यमों में होती है ना, लेकिन ये कौन से माध्यम होते हैं, सिर्फ द्रव में, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आप लोग को बताते हैं, मान लीजिए कोई भी पदार्थ अगर है, ठीक है ना, उसको खुली हवा में छोड़ दिए, जैसे मान लीजिए ना कोई सिगरेट ही पी रहा है, ठीक है, तो उसका पूरा गंध क्या होता है, हवा में मिल जाता है, ठीक है। और हवा के द्वारा वो क्या होता है, गंध आने लगता है। तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, विसरण कहलाती है। अगर द्रव में भी रखिएगा तो द्रव में जैसे मान के चलो कि मरा हुआ जीव को भी डाल दीजिएगा, तो उसके जो अंश होंगे, जो उसका गमक होगा, गंध होगा, वो पूरे पानी में भी क्या आ जाएगा। तो यानी उसका पूरा का पूरा गुणवत्ता द्रव में भी आ जाता है। और वैसे ही अगर मान के चलिए ठोस, जैसे ज़मीन पर ही है, तो ज़मीन पर भी वहाँ पर क्या होता है, बदबू जैसा आने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो विसरण प्रक्रिया होता है ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, क्या होता है, गैस में होता है। जबकि जो परासरण प्रक्रिया होती है ये केवल द्रव में होता है। जैसे मान लीजिए चना, जैसे हम लोग पानी में डालते हो तो कुछ घंटों बाद जो छोटा उसका आकार होता है वो कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये द्रव माध्यम की वजह से होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोग के नस में जो सुई आता है और उसके द्वारा जो पानी चढ़ाया जाता है और बूंद बूंद कर करके हम लोग के नस में जो पानी आता है, वो कौन सी प्रक्रिया है, परासरण प्रक्रिया है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। ये केवल विलायक में होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, यानी द्रव में होते हैं, और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होते हैं। दूसरा अंतर, इस प्रक्रिया में केवल विलायक के ही कण क्या करते हैं, गमन करते हैं। यानी परासरण प्रक्रिया में केवल विलायक के कण विलयन की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं ना, और कोई दूसरा कण गमन नहीं करता है। जबकि इस प्रक्रिया में विलय और विलायक दोनों के कण क्या करते हैं, गमन करते हैं। यानी इसमें विलय के भी कण गमन करते हैं और विलायक के भी कण क्या होते हैं, गमन करते हैं। दोनों के दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों मिल जाते हैं एक में, और किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो दोनों कण जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन। तीसरा है, इस प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि इस प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। देखिए परासरण प्रक्रिया होने के लिए, ठीक है, जब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर कण गमन करता है तो ये गमन किसके माध्यम से होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। इसके बीच में कौन होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, ठीक है। जबकि विसरण प्रक्रिया में ऐसा चीज़ें नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 2 मार्क्स में भी पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 5 नंबर में क्या करता है, बी करके देता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या किए, अच्छे से
समझ लीजिए ना। आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स में और बहुत ही अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो सारे के सारी चीज़ें आएंगे। हम आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर ना जितने भी 12th क्लास केमिस्ट्री के जो VVI क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम अपलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव। इसलिए यदि आप लोग क्लास 12th में होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई चीज़ डालेंगे आप लोग की जानकारी पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।